नमस्कार। आज मैं भाषा की परिभाषा, प्रकृति और उसकी विशेषताओं पर चर्चा कर रही हूँ। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका आशय है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला या कहा जाए। भाषा हमारे विचारों, भावों और अनुभवों को व्यक्त करने का एक सशक्त और उपयुक्त माध्यम है। भाषा हमारे जीवन के पल पल की सहायिका है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए भी भाषा उपयोगी साधन है। यह मन मस्तिष्क के भीतर छिपी हुई वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्राणी एक दूसरे से भाव विनिमय किया करता है। विश्व के कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भाषा को परिभाषित किया है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें भाषा कहते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। हेनरी स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। एएच गार्डिनर के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। जेस्पर्सन के अनुसार मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर व्यवहार करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। उपर्युक्त विविध परिभाषाओं को दृष्टि में रखते हुए निष्कर्ष के तौर पर भाषा की परिभाषा को स्थिर करने का प्रयास करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा की प्रकृति आखिर कहते किसे हैं। भाषा के सहज स्वभाव तथा उसके गुण को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा की प्रकृति को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। भाषा की प्रथम प्रकृति सभी भाषाओं के लिए मान्य होती है। इसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति कह सकते हैं। भाषा की दूसरी प्रकृति भाषा विशेष में पाई जाती है, जिस कारण एक भाषा से दूसरी भाषा की भिन्नता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इसे भाषा की विशिष्ट प्रकृति कह सकते हैं। उपर्युक्त भाषा की प्रकृति के आधार पर ही भाषा की विशेषताएं निर्धारित अथवा स्थिर होती हैं। विश्व की सभी भाषाओं में पाई जाने वाली सर्वमान्य प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है, भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति समाज में होती है। जिस प्रकार मनुष्य समाज से खाना पीना, उठना बैठना, वेशभूषा आदि की प्रारंभिक शिक्षा लेता है, उसी प्रकार समाज से ही भाषा भी सीखता है। भाषा जैसी सामाजिक वस्तु को एक शिशु तक पहुंचाने या शिशु को भाषा से परिचित कराने का काम सर्वप्रथम माता ही करती है। इसी कारण उसके ऋण या आभार को स्वीकार करने के लिए मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। माता जिस भाषा को अपने बच्चे को सिखाती है वह सामाजिक संपत्ति है जिसे स्वयं उसने अपनी माता से प्राप्त किया था।
समाज के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाषा मनुष्य के लिए एक सामाजिक देन है, अतः भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा की दूसरी विशेषता है भाषा का प्रवाह चिर अविच्छिन्न है। जिस प्रकार मानव सृष्टि का क्रम अविच्छिन्न और अखंड है, ठीक उसी प्रकार भाषा भी मानव के साथ साथ निरंतर प्रवहमान है। जिस प्रकार नदी की धारा अपने उद्गम स्थान से लेकर अपनी मंजिल समुद्र तक निरंतर प्रवहमान बनी रहती है, उसी प्रकार भाषा भी नित्य नवीन और माधुर्य संपन्न होती हुई गतिशील होती रहती है। जब तक मानव समाज समृद्ध संपन्न रहेगा, तब तक भाषा का अविरल प्रवाह कभी भी खंडित नहीं होगा। भाषा की गतिशीलता पूरी तरह से समाज पर निर्भर है। भाषा की तीसरी विशेषता है भाषा सर्वव्यापक है। मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप भाषा द्वारा ही परिचालित होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति का संबंध, व्यक्ति समाज का संबंध भाषा के बिना अकल्पनीय है। आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, धर्म दर्शन आदि सभी का आधार भाषा है। संस्कृत के महान भाषा विज्ञानी भर्तृहरि ने सभी लौकिक कार्यों का आधार भाषा को माना है। भाषा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के माध्यम से ही जीवन के समस्त कार्य संपादित होते हैं। भाव यह है कि मनुष्य का आंतरिक और बाह्य कार्य, वैयक्तिक और सामाजिक कार्य, चिंतन और अभिव्यंजन सभी भाषा के ही परिणाम हैं, अतः भाषा सर्वव्यापक है। भाषा की चौथी विशेषता है भाषा व्यवहार और अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा कैसे अर्जित होती है या सीखी जाती है, यह शिशुओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है। एक शिशु अपने आसपास के लोगों, विशेषकर माता पिता द्वारा उच्चरित शब्दों के अनुकरण करने का प्रयास करता है। सरल ध्वनियों से आरंभ कर वह धीरे धीरे जटिल से जटिल ध्वनियों के उच्चारण में समर्थ हो जाता है। ऐसा उसके भीतर अंतर्निहित सहज अनुकरण शक्ति द्वारा ही संभव होता है। किंतु यह अनुकरण की शक्ति तभी प्रभावी होती है जब अनुकरण का अवसर उसे प्रदान किया जाए। अनुकरण की शक्ति रहने के बावजूद यदि एक शिशु को निर्जन और एकांत शांत स्थान में छोड़ दिया जाए तो वह भाषा नहीं सीख पाएगा। प्रारंभ में एक एक शब्द को शिशु के सामने बार बार दोहराना पड़ता है। यह क्रिया स्वाभाविक होती है जो आजीवन चलती रहती है। अलक्ष्य भाव से चलने वाली भाषा की शिक्षा से एक दिन वह भाषाहीन शिशु समर्थ भाषा संपन्न प्राणी बन जाता है। इस क्रिया में मुख्य योगदान सामाजिक व्यवहार का है, जो भाषा सीखने का सर्वप्रमुख साधन है। व्याकरण, कोश, आप्तवाक्य आदि भाषा सीखने के और भी कई साधन हैं, परंतु व्यवहार द्वारा अर्जित भाषा के बाद ही ये भाषा को समृद्ध और परिष्कृत करते हैं। यही कारण है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में भारतीय विद्वानों ने व्यवहार को पहला स्थान दिया है। भाषा की पांचवी विशेषता है भाषा अर्जित वस्तु है। कोई भी भाषा जन्मजात नहीं होती है, उसे समाज में मनुष्य अपने आसपास के लोगों से अर्जित करता है। यद्यपि मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की नैसर्गिक क्षमता होती है, किंतु भाषा विशेष की क्षमता लेकर कोई भी उत्पन्न नहीं होता है। मनुष्य जिस वातावरण और समाज में रहता है, उसी परिवेश की वह भाषा सीखता है। जैसे भारतीय बच्चे भी अंग्रेजी परिवेश में रहने पर उसी दक्षता से अंग्रेजी भाषा बोलने लगते हैं जिस दक्षता के साथ अंग्रेज़ों के बच्चे। भाषा सामाजिक वस्तु है, अतः उसकी सामाजिकता का यह अनिवार्य परिणाम है कि जिस भाषा के क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है वह उसे अनायास सीख लेता है।
भाषा के अर्जन का यही अर्थ है। भाषा की छठी विशेषता है भाषा भाव संप्रेषण का मौखिक साधन है। संप्रेषण के विविध रूप सांकेतिक, आंगिक, लिखित, मौखिक आदि हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है। किंतु उपर्युक्त रूपों में से मौखिक को छोड़कर किसी एक के द्वारा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव नहीं है। सांकेतिक या आंगिक रूपों की अपूर्णता तो स्पष्ट है ही, लिखित साधन भी उससे मुक्त नहीं है। उच्चरित भाषा या मौखिक रूप में ध्वनि के आरोह अवरोह द्वारा, काकू आदि की भंगिमा के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह लिखित भाषा में भी संभव नहीं हो पाता है। जहाँ उच्चरित भाषा सप्राण होती है, सजीवता से युक्त होती है, वहीं लिखित भाषा निष्प्राण होती है। पाठक को अपनी ओर से विविध भावों की भंगिमाओं को लिखित भाषा पर आरोपित करना पड़ता है। अतः भाव संप्रेषण का मुख्य साधन उच्चरित या मौखिक भाषा है, जिसके द्वारा पारस्परिक संप्रेषण अधिक प्रभावक और जीवंत होता है। भाषा की सातवीं विशेषता है भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरित होती है। भाषा एक होने पर भी सामाजिक स्तर भेद से उसमें अंतर आ जाता है। यह स्तर भेद शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक, व्यावसायिक आदि कारणों से होता है। हर पेशे से जुड़े लोगों का अपना अपना शब्द भंडार होता है। जैसे वकील की भाषा में कानून और कचहरी से संबद्ध शब्द अधिक होते हैं, तो व्यापारी की भाषा में व्यापार से संबद्ध। साधारण बातचीत में भी वे अपनी शब्दावली से मुक्त नहीं हो पाते। यह स्तर भेद केवल विषय तक ही सीमित नहीं रहता, वरन भाषा में भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शिक्षित व्यक्ति जिस सतर्कता और सावधानी से ध्वनि उच्चारण के साथ साथ व्याकरण के नियमों का परिपालन करता है, इस प्रकार की सतर्कता और चेतनता में अशिक्षित वर्ग बहुत पीछे रह जाता है, जिस कारण शब्द भंडार में भेद का होना सहज स्वाभाविक है। भाषा की आठवीं विशेषता है भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। एक प्राचीन कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। चूँकि प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, अतः एक स्थान से दूसरे स्थान की भाषा में भेद का होना अनिवार्य है। भौगोलिक सीमा के भीतर ही भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा से बाहर उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। 9वीं विशेषता है भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। जिस प्रकार भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, उसी प्रकार उसकी ऐतिहासिक सीमा भी होती है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भाषा के ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन करता है। प्रत्येक भाषा प्रारंभ में किस रूप में थी, बाद में बदलकर वह किस रूप में आई, किस समय सीमा तक वह प्रचलित रही, इन सारी बातों पर विचार ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में होता है। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का काल निर्धारण किया गया है। भाषा की 10वीं विशेषता है भाषा समाज की एकता का प्रतीक होती है। भाषा इतनी शक्ति संपन्न है कि वह समस्त संसार को एक सूत्र में बांध सकती है। प्रत्येक भाषा स्वभाषा भाषी को एकता के सूत्र में आबद्ध रखती है। विश्व भाषा विश्व मानव को एक सूत्र में पिरोकर विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करती है। भाषा की 11वीं विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा मनुष्य को जन्म के साथ ही अर्जित नहीं होती है। भाषा जन्म के बाद धीरे धीरे अर्जित की जाती है। माता पिता, परिवार आदि से शिक्षण के द्वारा प्राप्त होने पर भी हम भाषा को पैतृक संपत्ति नहीं कह सकते हैं।
उदाहरण स्वरूप, अगर किसी बालक को निर्जन एकांत स्थल में छोड़ दिया जाए तो वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ होगा। पैतृक संपत्ति पर कानूनन संतान का अधिकार होता है। इस अधिकार से उसे कोई भी वंचित नहीं कर सकता। इस अधिकार हनन के खिलाफ वह न्यायालय की शरण में जा सकता है, पर भाषा के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। भाषा की 12वीं विशेषता है, भाषा परिवर्तनशील है। संसार की अन्य वस्तुओं की तरह भाषा भी परिवर्तनशील है। परिवर्तन का यह अनिवार्य क्रम भाषा के सभी तत्वों यथा ध्वनि, शब्द, व्याकरण, अर्थ आदि में उपलब्ध है। जैसे सत्याग्रह या आंदोलन जैसे शब्द सन 1921 के बाद प्रयोग में आने लगे, उसी प्रकार वैदिक भाषा में असुर शब्द का अर्थ देव होता था, जो बाद में राक्षस का वाचक बन गया। बिंदु से बूंद, शाक से साग में ध्वनि परिवर्तन स्पष्ट है। इस प्रकार के असंख्य उदाहरण समस्त देशों और कालों की भाषा में देखे जा सकते हैं। भाषा की 13वीं विशेषता है, प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। विश्व की प्रत्येक भाषा की बनावट या उसका ढांचा एक दूसरी भाषा से अलग होता है। जैसे हिंदी में 2 वचन हैं और संस्कृत में 3। हिंदी में 2 लिंग हैं, संस्कृत में 3 और गुजराती में भी 3। शब्दावली, व्याकरण, उच्चारण, शब्द रूप, धातु रूप, वाक्य प्रयोग आदि सभी में अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक भाषा को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। भाषा की 14वीं विशेषता है, भाषा की धारा कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। जिस प्रकार नदी की धारा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसी प्रकार भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। विशेष रूप से बालकों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है कि वे किस प्रकार कठिन शब्दों को सरल बना लेते हैं। मानव का यह सहज स्वभाव है कि वह कम मेहनत से अधिक लाभ उठाना चाहता है। वैदिक भाषा के व्याकरण की तुलना यदि हम पाली, प्राकृत तथा हिंदी व्याकरण से करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वैदिक व्याकरण में जितनी विभिन्नता, रूपों का वैविध्य आदि प्राप्त होता है, वह धीरे धीरे कम होता चला गया। भाषा की 15वीं विशेषता है, भाषा मानव की अक्षय निधि है। भाषा मानव समाज की चिर संचित संपत्ति है, जिसके आधार पर भावी पीढ़ी अपना काम करती है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव ने जो कुछ भी सोचा, समझा, देखा और अनुभव किया, उसका ही संकलन भाषा के रूप में उसने किया। इसी बहुमूल्य समृद्धि का कार्य अगली पीढ़ी परंपरागत रूप से सजगता पूर्वक करती रहती है। इस प्रकार अपने भीतर कई विशेषताओं को समाहित किए भाषा मानव समाज के साथ निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद।